सिक्स्थ पार्ट देखिएगा, सिक्स्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स, ये है। अब देखिएगा इसको किस तरीके से हम करेंगे कि मैं ये जानता हूं कि डिनोमिनेटर में एक तो डिनोमिनेटर वाला टर्म हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि अंडर डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट मेंशन कर रखा है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट वाला टर्म होता, मतलब अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में ना होता, तो मैं ये कह सकता था कि अंडर रूट के अंदर वाला टर्म यानी कि वन माइनस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मैं ये कह सकता था। लेकिन अब अंडर रूट वाला टर्म भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, इट विल हैव टू बी ओनली ग्रेटर देन जीरो। ये सिर्फ और सिर्फ जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। और नेगेटिव तो भूल ही जाइए, नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। तो मैं इसमें कहूंगा क्लियरली वन माइनस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। वन माइनस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब क्या करेंगे, अब आप वन को उधर ले जाइए, इधर बचा माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन, ये हो गया माइनस वन। फिर माइनस से माइनस काटते नहीं है जब इनइक्वालिटी होती है, तो थ्रू आउट द दिस इनइक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस कॉस एक्स है तो बेटा इसका हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, ये ग्रेटर देन है तो इसका हो जाएगा लेस देन, और ये हो जाएगा वन। तो कॉस एक्स इज लेस देन वन। अब क्या करेंगे कि कॉस एक्स इज लेस देन, अच्छा कॉस के टेबल, कॉस का जो हमारा टेबल होता है उसमें वन कहाँ पर आता है, 90 डिग्री पर। तो cos x इज लेस देन cos नाइन, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 0 डिग्री पर। तो cos x इज लेस देन cos 0 डिग्री। समझ रहे हैं मेरी बात, यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। यहां तक सभी को क्लियर है कि जो हमारा cos x है उसकी वैल्यू जो है वो वन से छोटी छोटी होनी चाहिए। तो वन से छोटी छोटी वैल्यू जो है वो कहाँ पर मिलती है, cos x की वैल्यू वन से छोटी छोटी होनी चाहिए। ये cos जीरो भी ना लिखो आप, ये भी रहने दो आप। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा मैं ये जानता हूं कि एंगल और फिर यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, एंगल और कॉस थीटा। तो एंगल देखिए, एंगल अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, वन। 30 डिग्री है तो दिस इज √3/2। 45 डिग्री है तो दिस इज वन अपॉन √2। 60 डिग्री है दिस इज वन अपॉन 2। और 90 डिग्री है तो जीरो। तो उन्होंने बोला कि cos x जो है ना उसकी वैल्यू वन से छोटी छोटी होनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि अगर हमारा जो x है, x क्या है यहाँ पर, एंगल ही तो है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ पर बोला थीटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, आप थीटा ना बोलकर x बोलो, आप cos x कहिए ताकि समझ में आए चीज। और तो ये मैंने कहा कि ये cos x है, तो यहाँ पर x की ही तो वैल्यू जीरो है। तो आप ये देखो कि cos x जो है वो वन से छोटा होना चाहिए, तो जीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं सब में मेरा cos x क्या आ रहा है, वो वन से छोटा छोटा ही तो आ रहा है। मेरी बात सबको क्लियर है कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारा एंगल है ना एक्स, इट शुड नॉट बी, ये हमारा वन से छोटा छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा जो एक्स है वो 0 डिग्री से बड़ा बड़ा हो। तो डोमेन अच्छा, और एक चीज बताता हूँ, 90 के बाद आगे और भी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। तो एक चीज अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि ये वन से घटते 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 फाइनली 180 डिग्री पर आकर इसकी वैल्यू -1 हो जाती है।
मेरी बात सबको यहाँ तक समझ में आ गई कि जैसे √3/2 है, तो √3/2 एक वैल्यू है, और 1/√2 जो है वो इससे भी छोटा है, 1/2 उससे भी छोटा है, और जो 0 है वो उससे भी छोटा है। ठीक है, तो ये लगातार सारी की सारी वैल्यूज ये कम पर कम होती चली जा रही हैं। तो 180 डिग्री पर आते आते कॉस की वैल्यू -1 हो जाती है, और कॉस की वैल्यू हो या साइन की वैल्यू हो, वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो हम ये कहेंगे कि जब वो -1 है, -1 के बाद फिर वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो मैं ये कहूंगा कि वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंगल, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज एक्स should be greater than 0 degree and less than or equal to 180 डिग्री। ये है डोमेन। इतना समझ में आ गया? या इसको ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो 180 डिग्री को पाई बोल देते हैं। इसको 0 बोलो, इसको पाई बोलो, 180 डिग्री के वो इक्वल भी हो सकता है। तो इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार cos x की वैल्यू 1 से घटते 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 लास्ट में -1 तक जाएगी। आप सोचो -1 से भी नीचे चली जाए, -1 से नीचे नहीं जाती वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा बस 0 ना हो, क्योंकि 0 पर तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो cos x 1 से छोटा छोटा होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज 1 से छोटी छोटी हैं, तो x 0 से बड़ा हो और पाई से छोटा हो, या पाई के इक्वल भी हो तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा 6th पार्ट इसका। उसके बाद 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन x² - 1 अपॉन x² - 1। तो ऊपर जो मैं देख रहा हूँ ना न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में एक क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, और मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? कोई भी जब क्यूबिक इक्वेशन आती है तो हम हिट एंड ट्रायल से उसका एक फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? कि हम x की वैल्यू 1 डालेंगे, -1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर -2 डालेंगे, और देखेंगे ये रिजल्ट किस पर 0 आ रहा है। तो मैं ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। अगर आप ये इसकी वैल्यू -1 डाल लेते हैं, फॉर न्यूमरेटर, तो पहले हेडिंग डाल लीजिए कि हम कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इफ x इज इक्वल टू -1, देन तो उस केस में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x की जगह डालें -1, -1 का क्यूब माइनस -1 प्लस 3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, -1 का क्यूब -1 ही होता है, और ये माइनस माइनस +1 और प्लस का 3, ये वैल्यू आ गई 3। अगर +1 डालेंगे तो 1 का क्यूब +1, 1 -1 वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा आप कितनी भी वैल्यूज ले लो, ये न्यूमरेटर सॉल्व नहीं होने वाला, इसके फैक्टर नहीं होने वाले न्यूमरेटर के। तो हमें किस चीज पर फोकस करना है? डिनोमिनेटर पर। हम डिनोमिनेटर देखेंगे। वैसे भी आप ये सोचिए, कई बार क्या होता है ना, ये कई बार न्यूमरेटर के फैक्टर हो जाते हैं और डिनोमिनेटर से उसकी कोई ना कोई वैल्यू कट जाती है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखो 1 भी डालोगे तब भी वो वैल्यू 3 आएगी, आप -1 डाल रहे हो तब भी वैल्यू 3 आएगी, और अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 -2 क्या हो जाएगा 6, 6 + 3 9, -2 डालूंगा तो -2 का क्यूब -8, -8 और +2 -6 +3 -3,
तो मैं एक दो वैल्यू से मेरे को ये अंदाजा लग गया कि ऊपर वाला सॉल्व नहीं होने वाला, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर पर फोकस करता हूँ सीधा सीधा, जिस पर हमें जनरली करना भी होता है फोकस डोमेन निकालते टाइम। मैं ये कहूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन है। इसको ना हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये हो गया। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, बस डिनोमिनेटर जीरो के बराबर ना हो, बाकी आप एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि तब ये हमारा एफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और एफ एक्स टू एग्जिस्ट, फॉर एफ एक्स टू एग्जिस्ट, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर क्या है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, सेमीकोलन एक्स माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। प्लस वन को उधर ले जाओ तो x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, यहाँ माइनस वन को उधर ले जाओ, x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस वन। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज ऑल रियल नंबर माइनस माइनस वन और प्लस वन, सारे रियल नंबर, ये इसका डोमेन होगा एफ एक्स का। बस उसमें माइनस वन और प्लस वन को नहीं लेना है हमको। बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर टू के टोटल 7 पार्ट्स थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 और इंटरेस्टिंग है, अभी देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, अभी तक मैंने डोमेन निकाला, अब मैं निकालूंगा रेंज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी होती हैं डोमेन, और वाई की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी होती हैं रेंज। ठीक है, तो अब मुझे वाई पर फोकस करना है, तो वाई पर कैसे फोकस करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अभी देखिए, फर्स्ट फंक्शन दे रखा है मुझे, मॉड एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, ये दे रखा है मुझे फर्स्ट फंक्शन। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ, अगर किसी भी बच्चे को ध्यान ना हो तो प्लीज दोबारा से आप इस चीज को दिमाग में बैठा लो अच्छे से, कि ये जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है ना बेटा, इसी को हम वाई बोल देते हैं, इसी को हम वाई बोल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या निकाला, वाई जो फंक्शन है, मतलब जो फंक्शन है एफ एक्स, यानी कि जो वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। मतलब हम वाई को कैलकुलेट कर रहे हैं, वाई को निकाल रहे हैं एक्स की टर्म्स में। जब रेंज निकालना है तो उल्टा करेंगे हम एक्स को निकालेंगे वाई की टर्म्स में। मेरी बात सबको समझ में आ गई? हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने y को निकाला था x की टर्म्स में, आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में y है, एफ एक्स का मतलब ही y होता है, और राइट हैंड साइड में सारी x वाली टर्म्स हैं। तो y को निकाला x की टर्म्स में, अब रेंज निकालते टाइम ठीक उल्टा करना है कि x को निकालना है y की टर्म्स में। देखिए कैसे, जैसे ये दे रखा है मॉड एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, मैं ये कहूंगा y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस फोर
अपॉन x माइनस फोर। अब सबसे पहले तो ये जो मॉड है ना, ये मॉड गायब होना चाहिए। तो पहले मैं इस मॉड की बात करता हूँ। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर देखिएगा कि y इज इक्वल टू, बेटा अब ध्यान देना सभी बच्चे, माइनस ऑफ x माइनस फोर अपॉन x माइनस फोर इफ x माइनस फोर इज लेस देन जीरो। मेरी बात समझ में आ गई? और प्लस का x माइनस फोर अपॉन में तो x माइनस फोर था ही, इफ x माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां तक बताइए समझ में आया कि नहीं? मैंने सिर्फ यस सर। मॉडुलस को डिफाइन मैंने सिर्फ मॉडुलस को डिफाइन करा है। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि मॉड x इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन जीरो, और प्लस का x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बताइए क्लियर है? समझ गए? Yes, sir. समझ गए? बाकी बच्चे बताएं। शुभांगी क्लियर है? शुभांगी, विदुषी, रोहन, पार्थ, देवशी, भव्या। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो ये मॉड एक्स का डेफिनेशन होता है। तो मॉड एक्स माइनस फोर की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर व्हेन एक्स माइनस फोर इज लेस देन जीरो। मतलब जहां जहां पर मॉड एक्स था उसकी जगह बस आपने एक्स माइनस फोर सब्सटीट्यूट कर दिया, और कुछ नहीं। फिर आप इसमें देखेंगे तो ऊपर भी एक्स माइनस फोर, नीचे भी एक्स माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, तो विद अ माइनस साइन, यानी कि माइनस वन बचा। तो y इज इक्वल टू माइनस वन इफ, अब इस माइनस फोर को उधर लेकर जाओ, इफ x इज लेस देन फोर, और इधर x माइनस फोर से x माइनस फोर कट गया तो प्लस का वन, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। ठीक है, तो भाई क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे क्रिटिकल पॉइंट है ये फोर जो है ना, क्रिटिकल पॉइंट है। x को किस तरह से बताया इन्होंने कि जो x है वो या तो फोर या फोर के इक्वल होगा, या तो फोर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, या फोर से छोटा होगा। तो x में क्या आ गया? x जो होता है, x की वैल्यूज क्या आ गई? x की वैल्यूज हो गई सारे के सारे रियल नंबर। हमसे डोमेन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि डोमेन इसका क्या है? ऑल रियल नंबर। और वैल्यू y की क्या आ रही है? y की वैल्यू या तो माइनस वन आ रही है या प्लस वन आ रही है, और y ही तो रेंज होता है। देयरफॉर range of this function is माइनस वन कॉमा वन। बस यही इसकी रेंज है। मतलब y की केवल दो ही वैल्यू आएंगी, या तो माइनस वन आएगी या प्लस वन आएगी। बताइए समझ गए कि नहीं? सर आपने उससे पहले क्या बोला रियल नंबर वाली बात? उससे पहले मैंने बोला कि जैसे फंक्शन है y, तो उसमें हमने बोला कि x अगर फोर से छोटा होगा तो फोर से छोटी दुनिया की जितनी भी वैल्यूज हैं, 3.9, 3.8, 2, 1, 0, माइनस वन, जितनी भी फोर से छोटी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज पर y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन। ठीक है, फिर है अगर x की वैल्यू फोर ले ली, या फोर से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस वन आ जाएगी। इसके अलावा y की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, और y क्या होता है? रेंज। तो y की दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, या तो माइनस वन या प्लस वन, और y ही रेंज होता है। तो रेंज इसकी आइदर इट विल बी माइनस वन और प्लस वन। बस। ओके सर। बताइए बेटा क्लियर है कि नहीं? बाकी बच्चे बताएं। अरे पार्थ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, शुभांगी? मेरी आवाज आ रही है? विदुषी? Yes, sir. ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखते हैं।
चलिए, अब सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 3 cos 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 3 cos 2x। ये एफ एक्स क्या है? यही तो y है। 1 + 3 cos 2x। ठीक है बेटा, इसको करने का बिल्कुल अलग तरीका है ना। जिन बच्चों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो बस एक चीज याद रख लें कि cos x की मिनिमम वैल्यू, cos के आगे कुछ भी लिखा हो, चाहे 2x लिखा हो 3x कुछ भी लिखा हो, तो cos x की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा -1 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा +1 होती है। एंड द सेम केस इज विद साइन ऑल्सो। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। मतलब साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो आप यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा ना सिर्फ दिमाग से समझेंगे, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखिएगा एज वी नो दैट cos theta has minimum value of -1 and maximum value of +1। जो cos थीटा होता है, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 होती है। तो हम ये कहेंगे ये जो y है, y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? ये जो cos 2x है, cos 2x पर ही तो ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 1 और 3 ये दोनों तो कांस्टेंट है। और cos के आगे आप 2x 3x 4x 5x कुछ भी लिखो, cos के आगे बेसिकली लिखा हुआ क्या है? थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, cos के आगे थीटा लिखा हुआ है। तो cos की मिनिमम वैल्यू होगी -1। तो 1 + 3 × -1, अगर y की मिनिमम वैल्यू वो cos पर ही डिपेंड कर रही है, तो 1 + 3 × -1, तो 1 - 3, ये हो गया -2। ऐसे ही y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वो तब होगी जब cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो होती है +1। तो 1 + 3 इट इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो y है ना, y की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है? -2। और y की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? 4। और y ही तो रेंज होता है। देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, therefore range of this function is -2, 4। और दोनों पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब -2 के भी इक्वल हो सकता है और +4 के भी इक्वल हो सकता है। ये तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और बीच की सारी वैल्यूज आ सकती हैं। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? वैल्यू मिनिमम -2 हो सकती है, उससे यस छोटी सर। नहीं हो सकती। मैक्सिमम +4 हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो यही मेरा रेंज है बस। क्लियर है कि नहीं बताइए? सर जब हम y मिनिमम और y मैक्सिमम निकाल रहे हैं, वहाँ पे 2x है, तो फिर हम मतलब 3 × 2 × -1 क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि cos के आगे 2x लिखा हुआ है। तो 2x क्या है? ये एंगल ही तो है। तो cos का जो मैक्सिमम, cos के आगे जो एंगल लिखा हुआ है उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। वो 2x कुछ भी होता रहे, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे निकालनी ही रेंज है। अगर मुझे, मतलब ये पूरा 2x एंगल है थीटा। हाँ 2x एंगल है भाई। cos sin tan इनके आगे आप कुछ भी लिखेंगे, वो एंगल है, पूरा का पूरा एंगल है। ओके सर। हाँ, और cos किसी भी एंगल के लिए अपनी मिनिमम वैल्यू सिर्फ -1 ले सकता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 ले सकता है। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता cos, और 1 से -1 से कम नहीं हो सकता। तो कम से कम वैल्यू क्या होगी? 1 + 3 × -1 यानी कि -2। ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू होगी? 1 + 3 × 1 यानी कि +4। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ आपका सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इस तरफ करूंगा।
थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। अब देखिएगा एफ एक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, वाई, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। अब जैसे ये मॉड वाला टर्म आ गया तो मैं इस मॉड वाले टर्म को पहले डिफाइन करूंगा। कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, एक ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाएं बड़ा, 1 माइनस माइनस का x माइनस 2। मेरी बात सबको समझ में आ गई। 1 माइनस या तो ये होगा माइनस का x माइनस 2, कब होगा, इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0। मैं मॉड की डेफिनेशन लगा रहा हूं और कुछ भी नहीं, नया कुछ नहीं कर रहा हूं। इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0, जब x माइनस 2 लेस देन 0 होगा तो मॉड के अंदर वाली टर्म के आगे बस नेगेटिव साइन लग जाएगा। अच्छा, दूसरा 1 माइनस प्लस का x माइनस 2, इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया। इसके बाद अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए इसको कि y इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस, ये हो गया प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2। भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस एक्स माइनस 2। इफ x इज लेस देन, माइनस 2 को उधर ले जाओ तो x इज लेस देन 2, और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 2। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू, अब आप देखिएगा 1 माइनस 2 क्या हो जाता है, माइनस 1। तो ये हो गया x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 हो गया 3। इसको कहेंगे 3 माइनस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बताइए बेटा, यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, हाँ बेटा बताइए। यस सर, क्लियर है। समझ गए, चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा जैसे यहाँ पर आया था कि -1 और 1 आ गई वैल्यू और कोई वैल्यू ही नहीं आई। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो x इज लेस देन 2 है और एक है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर नहीं हो सकते। हमने 2 को एक पोल मान लिया, यानी कि 2 को, हाँ लक्ष्य बोलो, लक्ष्य बोलो। नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो हमने 2 को एक पोल मान लिया, यानी कि 2 को हमने फिक्स कर दिया, 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट कि अगर 2 से कम है ना x की वैल्यू तो y इज इक्वल टू x माइनस 1। और दूसरा क्या है कि या तो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है। तो अगर 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है तो उस केस में 3 माइनस एक्स। तो बस पूरा फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। तो देखते हैं अभी, मैं यहां लिखता हूं इफ x is less than 2, then y is equal to x minus 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहां से, y प्लस 1। क्या करना होता है, जब इस तरह से y और x में रिलेशन आता है तो मैं क्या करता हूं, मैं x को निकालता हूं y की टर्म्स में। ठीक है, तो x को निकालता हूं y की टर्म्स में, तो y की कोई ऐसी वैल्यू है, इसको देखकर बताइए, y की कोई ऐसी वैल्यू है जो जिसकी वजह से ये हमारा x एग्जिस्ट ना करे। नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा बताता हूँ अभी एक चीज आपको, ये मिटा रहा हूं इधर से। मैंने अभी तक रेंज का ये तीसरा पार्ट कराना शुरू करा है, तो आप ये देखिए यहाँ पर तो मेरे पास बिल्कुल क्लियर था
कि y की वैल्यू कैन बी ओनली -1 और +1, तो यहाँ मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर मैंने कह दिया रेंज इज ओनली -1 एंड +1। ठीक है, जो स्क्वायर करली ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि रेंज या तो -1 होगी या फिर +1 होगी। फिर आगे चलते हैं, हमने सेकंड पार्ट देखा, तो सेकंड पार्ट में ये हुआ कि जो y है, y की वैल्यू -2 और 4 के बीच में लाई करेगी, और कोई x वाला टर्म था ही नहीं, मतलब y की मिनिमम वैल्यू भी नॉर्मल कांस्टेंट आ गया, y की मैक्सिमम वैल्यू भी एक कांस्टेंट टर्म आ गई। लेकिन अब जो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें हमने ये देखा कि y और x में रिलेशन आ रहा है, y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, मान लीजिए ये दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसमें मैं ये बताता था कि जो ये मेरा फंक्शन है y, जो मेरा फंक्शन है y, ये x की किन किन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा, हम ये बताते थे कि ये x की किन किन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो मैं ये कहूंगा भैया ये x की सारी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा, बस ये डिनोमिनेटर 0 ना हो। ठीक है, यही बताते थे, बताइए क्लियर है कि नहीं, यस सर। है ना। तो हम ये कहते थे बस ये डिनोमिनेटर 0 ना हो। अब आप सोचो कि अगर डिनोमिनेटर है ही नहीं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दे रखा है, तो अब मुझे बताना है कि y कब कब एग्जिस्ट करेगा x निकालने के लिए। तो हम ये कहेंगे x की कुछ भी वैल्यू लो, हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ ना तो डिनोमिनेटर है ना अंडर रूट वाला टर्म है। ठीक, तो इसी तरीके से x की वैल्यू अब निकाल रहे हैं हम y की टर्म्स में कि x कब कब एग्जिस्ट करेगा। हम कहेंगे भैया x जो है वो y की हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये मेरा आ गया इस केस में, x इज लेस देन 2 के केस में। फिर मैं बात करता हूं कि if x is greater than equal to 2, then फिर देखेंगे, फिर x को निकालेंगे y की टर्म्स में, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स है। लेकिन मुझे क्या करना, मुझे तो x निकालना है, तो x को ले आओ इधर, प्लस का x हो गया, ये हो गया 3 माइनस वाई। तो x y की किन किन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा, मैं कहूंगा सारी वैल्यूज के लिए। वो डिनोमिनेटर वाली टर्म तो है नहीं जिसको हम ये कह दें कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई टर्म हो के अंडर रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो यहां हम ये बोलेंगे क्लियरली x एग्जिस्ट, जैसे वहां पर क्या एग्जिस्ट करता था, एफ एक्स यानी कि y। तो क्लियरली x एग्जिस्ट फॉर each and every value of y, therefore range of this function, therefore range of this function is r। सब कुछ, कोई भी वैल्यू, बताइए समझ गए कि नहीं। यस सर। सभी बच्चों को इतना क्लियर है, हाँ। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, ये हमारा हुआ इसका थर्ड पार्ट। उसके बाद के पार्ट्स फिर अगली क्लास में मैं करूंगा, आज इतना ही कर लेते हैं बेटा बस। ठीक है, और आप लोगों को शीट भेजिए, अगर आप लोग ट्राई करें तो एक बार ट्राई करना, जो डाउट्स हैं पूछना मेरे से, नहीं तो मैं तो सारे ही कराने के मूड में हूँ, मैं सारे कराऊंगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है जो खुद से प्रैक्टिस करे वो एक बार पूछ लेना मेरे से।